नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। अब बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी के आला नेताओं से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर लंबे मंथन के बाद संभावित नामों पर सहमति बन गई है। सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी संगठन ने मिलकर 27 नामों की सूची तैयार की है। इनमें से 8 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक शामिल हैं। इसमें इमरती देवी, बिसाहूलाल सिंह, रणवीर सिंह जाटव, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इंदल सिंह कंसाना और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के नाम हैं। इसके अलावा बीजेपी के 19 विधायक भी सूची में हैं, जिसमें गोपाल भार्गव और उपेंद्र सिंह समेत कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि आला कमान कुछ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। प्रदेश स्तर पर बनी सूची में सरकार बनवाने वाले ऑपरेशन लोटस में अहम भूमिका निभाने वाले अरविंद सिंह भदौरिया, संजय पाठक और मोहन यादव का भी मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सूची पर आखिरी मुहर आला कमान से विचार विमर्श के बाद ही लगेगी। इसके बाद संभावना है कि 30 जून को मंत्रियों की शपथ हो सकती है। इधर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला के विधायक और पूर्व मंत्री देव सिंह सैयाम को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसे मंत्री बनाना है, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन का ही निर्णय होता है। अपने जिले का भी मंत्री बनना चाहिए, ये हम लोग हमेशा से इस पक्ष में रहते हैं, परंतु निर्णय करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करके और मेरिट के आधार पर उनको स्थान दिया जाता है और सरकार में हिस्सेदारी होती है। चलिए रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र तोमर से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास में ये मुलाकात हुई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र तोमर से उन्होंने एक मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास में ये बैठक हुई, ये मुलाकात हुई। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सुगबुगाहट थी, उसके नामों को लेकर कुछ नाम तय किए गए हैं और उन नामों पर आला कमान के साथ एक चर्चा होनी है और आज दिल्ली के लिए पहुंचे हैं, दिल्ली रवाना हुए हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की है। इधर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया और राहुल के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो 2 देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो, उसमें राष्ट्रभक्ति आखिर कहां से आएगी। वहीं भारत चीन विवाद पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर साध्वी ने कहा है कि कांग्रेस में ना तो सभ्यता है, ना ही संस्कार और ना ही राष्ट्रभक्ति। बता दें कि साध्वी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करके पलटवार किया है और लिखा है कि कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता और कोई गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार हैं और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूँगी, देशभक्ति आएगी कहाँ से, जब 2 देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। इधर कांग्रेस आला कमान ने निर्णय लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी आला कमान ने उपचुनाव होने तक महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों को टालने को कहा है। कांग्रेस के सभी विधायक भी यही चाहते हैं कि कमलनाथ ही ये दोनों जिम्मेदारियां संभालें। आला कमान नहीं चाहता कि पार्टी में उपचुनाव से पहले कोई असंतोष की स्थिति बने, क्योंकि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद के लिए यही स्थिति सामने आने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कई वरिष्ठ नेता भी दावेदार हैं, मगर आला कमान का निर्णय है कि फिलहाल नई नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव में जीत का खास प्लान बनाया है, जिसके तहत कमलनाथ के भरोसेमंद नेताओं को संगठन के साथ ही उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस में पिछले दिनों से हो रही एक्सरसाइज को देखें तो कई अहम पदों पर कमलनाथ के भरोसेमंद नेताओं की नियुक्ति की गई है। इनमें मीडिया प्रभारी से लेकर कोषाध्यक्ष तक के पद में बदलाव शामिल है। इधर उपचुनाव में कमलनाथ की टीम अभी से सक्रिय हो चुकी है। सज्जन सिंह वर्मा, हाट पिपलिया, सांवेर से जीतू पटवारी, आगर मालवा
उमंग सिंघार बदनावर से, सुखदेव पांसे सांची, वहीं सचिन यादव सुर्खी और अनूपपुर में ओंकार मरकाम और फुंदेलाल मार्को को जीत की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में जहां सिंधिया का प्रभाव है, वहां भी कमलनाथ के भरोसेमंद चेहरे मैदान में हैं। इनमें कई नेता इस अंचल में डेरा जमाकर काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया है। इसके साथ ही उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि 3 महीने बाद कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह से पूछा है कि वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के खर्चे पर चीन क्यों गए थे। जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आखिर क्या संबंध है। जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरएसएस के लोग चीन जाते रहते हैं और मोदी सरकार में चीन से आयात बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति को समझने वाले लोगों को मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। चुनाव का प्रश्न है, चुनाव में तो निश्चित है बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर बयान देने वाले पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत पर भाजपा संगठन की नाराजगी सामने आई है। शेखावत के बयान के बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विजयवर्गीय को संगठन ने उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है और राजेश अग्रवाल को संगठन की ही सहमति के बाद बीजेपी में शामिल किया गया। गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय मालवा की 5 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं ये भी संकेत मिल रहे हैं कि शेखावत पर बीजेपी कार्रवाई भी कर सकती है। राजेश अग्रवाल जी को भी संगठन से तय होकर के कि उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं वापस आना चाहता हूं, और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। इसलिए जो कुछ भी निर्णय हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर तय हुए हैं। भंवर सिंह शेखावत जी ने जिन बातों को कहने का प्रयास किया है, हम उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के बाद फिर आगामी रणनीति के साथ हम तय करेंगे। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और स्वर्गीय माधवराज सिंधिया के बाल सखा बालेंद्र शुक्ला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चंबल के लोग जानते हैं कि सिंधिया ने पार्टी क्यों बदली। उन्होंने बीजेपी में राज्यसभा सांसद बनने और समर्थकों को प्रदेश में मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया लाखों वोटों से हार गए थे, वे कैसे बीजेपी के संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर के दावों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि चंबल में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में आ रहे हैं, न कि कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे। बता दें कि तोमर ने कहा था कि सिंधिया के चंबल दौरे पर 15,000 कांग्रेसी भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं। अगर ज्योतिरादित्य इतने ही मजबूत होते तो 1.25 लाख से क्यों हारते भाई? गुना शुभरी तो उनका गढ़ माना जाता है। तो जहां पर 1.25 लाख से तुम खुद हार रहे हो, वहां पे ये कहें कि कांग्रेस साफ हो गई, ये कहना एक बड़ा अन्यथा विचार है। उन्होंने चाल के तहत, मांग के तहत उस पार्टी में गए, जनता की सेवा के लिए नहीं गए। और अब बात शिकंजे में आए मोस्ट वांटेड माफिया जीतू सोनी की। पैंतालीस से ज्यादा मामलों में 6 महीने से फरार 1.5 लाख से ज्यादा के इनामी आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी को इंदौर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने गुजरात के अमरेली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जीतू सोनी को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। इस दौरान उसे ब्लैकमेलिंग, लड़कियों की सप्लाई, सीडी बनाने और इससे होने वाली कमाई के बारे में पूछताछ की जाएगी। ये है जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी। 57 साल का ये आरोपी पिछले कई महीने से मध्य प्रदेश की पुलिस को छका रहा था। 45 से ज्यादा मामलों के इस आरोपी पर 1.5 लाख से भी ज्यादा का इनाम था। इंदौर क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें गुजरात में डेरा डाले हुए थी। आखिरकार 28 जून की सुबह अमरेली से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब उसे मेडिकल मुलाहिजे के लिए ले जा रही थी तो मीडिया ने उनसे सवाल किया। जीतू सोनी इस पर झल्ला गए। बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो भैया क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलूंगा मैं, क्या जवाब दूंगा आप लोगों को? जीतू सोनी को रिमांड पर लेकर अब मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों की पुलिस उससे एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच और पूछताछ करेगी। रिमांड के दौरान पुलिस सभी साक्ष्य जुटाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि 45 से ज्यादा दर्ज मामलों में जीतू सोनी का किस केस में क्या संबंध था।
गुजरात में मुख्ता अमरेल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर एक कार्यक्रम में आने की बीती रात आने की सूचना थी। पुलिस की टीम ने पहले ही आसपास घेराबंदी की थी और सूचना बिल्कुल सटीक साबित हुई। एक्चुअली कहें तो पुलिस को 4-5 दिन पहले जब एक रिलेटिव को गिरफ्तार किया गया था, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के पास, उसमें लगभग सभी ठिकानों की जानकारी मिली थी। विवेचना प्रोफेशनल तरीके से रहे, समयबद्ध तरीके से रहे, कहीं कोई लैप्सेस ना रहे, इसके लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है, जो कि लगातार इसकी प्रोग्रेस, जो 45 केस हैं उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करेगी, जो थानों में आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उसको भी सुनिश्चित करेगी। जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि उसने 6 महीने की फरारी महाराष्ट्र और गुजरात में काटी है। 3 दिन पहले उसके भाई महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें ठोस लिंक मिला। महेंद्र सोनी और जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के टारगेट में मामले के 4 और आरोपी लक्की, विक्की, जिग्नेश और हुकुमचंद हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि गुजरात के कुछ जिलों में और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में ये रहा है, परंतु यह इसके बताए अनुसार है और इसको हम वेरीफाई करके ही आगे कुछ बता पाएंगे। जीतू सोनी को जिला कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सशर्त 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड दी है। जीतू सोनी के वकील की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया कि उन्हें रोज वकील से मुलाकात करने दिया जाए और सुबह शाम मेडिकल भी करवाया जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 7 दिन का रिमांड चाहा था हमने, उसमें हमने 3 आधार लिए थे रिमांड के, कि वो माय होम के मालिक हैं और वहाँ लड़कियों से अनैतिक व्यापार कराया जाता था, प्लस वो सीडी बना लेता था, वहाँ जो होता था, जो कुछ भी होता था उसकी सीडी बना लेता था और लोगों को ब्लैकमेल करता था। तो वो सीडी उसके पास है, वो उससे प्राप्त करनी है, उसके संबंध में पूछताछ करनी है। और तीसरा, जो भी उसने वहाँ से कमाया है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं होटल के, वो भी उससे जब्त करने हैं, पूछताछ करनी है, इसलिए हमने 7 दिन का रिमांड चाहा था। हनी ट्रैप, शोषण, रेप, लूट, हत्या जैसे 45 से भी ज्यादा केस में पूछताछ के दौरान जीतू सोनी कई राज बेपर्दा कर सकता है, लेकिन आईजी ने साफ कहा है कि वे हर चीज मीडिया को नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पुलिस हर एंगल की जांच करेगी और आने वाले दिनों में मामले में मुजरिमों की संख्या और बढ़ सकती है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि जीतू सोनी समेत अचानक से सभी बड़े भू माफिया और मोस्ट वांटेड अपराधी आखिर कैसे गिरफ्तार हो रहे हैं। पुलिस ने पिछले 15 दिनों में चंपू अजमेरा, लक्की धवन, महेंद्र सोनी और जीतू सोनी जैसे बड़े शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि इन सभी गिरफ्तारी में कहीं न कहीं बड़ी साठगांठ हुई है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि बीजेपी के कार्यकाल में ही इन अपराधियों को संरक्षण मिला था और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लिहाजा इसके पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा, क्योंकि कमलनाथ सरकार के दौरान सभी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और बीजेपी के कई नेता इस कार्रवाई के विरोध में खड़े हुए थे। कमलनाथ सरकार के अंदर उनके ऊपर केस दर्ज हुए और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई। ये सारे माफिया फरार हो गए थे, लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा सरकार आ गई, कोरोना महामारी, और अचानक सारे माफिया प्रकट हो रहे हैं, अचानक सबकी गिरफ्तारी हो रही है। एक साथ सब माफिया मिलते जाने थे, बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है, कोई बड़ा खेल इसके अंदर हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। राजभवन के सूत्रों ने लखनऊ में उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों की ओर से जारी बुलेटिन के हवाले से ये जानकारी दी है। लालजी टंडन का मधुमेह और संक्रमण नियंत्रण में है। किडनी, लिवर और हार्ट पहले से काफी बेहतर है। वहीं लखनऊ के मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। राज्यपाल को 1-2 दिन में ICU से वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़े से आपको अपडेट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में 221 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में इसके साथ ही अब कुल कोरोना पॉजिटिव केस 13,186 हो चुके हैं। कोरोना के 113 और मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, तो स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। 113 मरीज ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मरीज कुल मिलाकर ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो एक्टिव केसेस 2,500 से ज्यादा हैं। 2,545 मरीज एक्टिव हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हुई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 557 है। इधर मुरैना जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। मरीजों ने CMHO
आरसी बांदिल और सिविल सर्जन अशोक गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। मरीजों की माने तो पिछले कई दिनों से उन्हें ना तो समय पर दवाइयां दी जा रही हैं और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है। पीने के पानी की भी वहां पर परेशानी हो रही है। वहीं बार बार शिकायत करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो आज मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बता दें कि जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 170 मरीज भर्ती हैं। मरीजों ने अस्पताल में गंदगी की भी शिकायत की है। इधर कटनी के तेवरी गांव में पैदा होने वाले भुट्टे पूरे देश में फेमस हैं, लेकिन इस बार भुट्टों की बिक्री पर कोरोना वायरस का असर साफ नजर आ रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल भुट्टों का निर्यात आधा ही हुआ है, जिससे किसान काफी चिंतित है। वहीं तेवरी गांव और उससे लगे 1 दर्जन गांव के किसानों के भुट्टे इन दिनों नेशनल हाईवे पर बेचे जा रहे हैं, मगर ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंच रहे। यहाँ के भुट्टे प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते भुट्टों की बिक्री में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यहाँ के भुट्टे खरीदने के लिए महाराष्ट्र और ओडिशा से व्यापारी आते हैं। कोरोना के कारण थोड़ा लेट फसल लगाई गई है कि मार्केट बंद रहेगा तो कहाँ जाएगा, तो हम लोग कम लगाए। यहाँ पे कम से कम 20 साल से ये दुकानें लग रही हैं, तो सभी लोग अपने खेतों में उगा लेते थे, लेकिन इस साल कोरोना के चलते किसानों ने नहीं लगाया, बहुत कम लगाए, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रही किसानों को। यहाँ के भुट्टे सब रीवा, सतना, नागपुर, मैहर और अपने बम्बई तक जाते हैं। बालाघाट जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसे लेकर कई बार विवाद और खूनी संघर्ष तक की स्थिति बन जाती है। हाल ही में खैरलांजी के गुनई घाट में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और रेत कारोबारियों के बीच मारपीट हुई थी। इसी घाट पर रेत कारोबारियों ने बीजेपी कार्यकर्ता अजय उर्फ छोटू ललहरे की बेदम पिटाई कर दी थी और फिर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अस्पताल से उठाकर जेल भेज दिया। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के ग्रामीण भी रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस मामले में वारसिवनी से पूर्व बीजेपी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने एसपी से मिलकर रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही रेत घाट को निरस्त करने की मांग भी रखी। वहीं बांसवाड़ा के पूर्व कांग्रेस विधायक मधु भगत ने भी रेत के अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई है। रेत की ठेकेदारी प्रथा को चलते हुए यहाँ की सैंक्शन खदान हुई है, जिसमें भारी वाहनों का बहुत आवाजाही बढ़ गई है और रेत ये वो वहाँ से परिवहन कर रहे हैं जहाँ पे इनका किसी प्रकार का ठेका नहीं। इतनी अनियमितताएं रेत घाट के ठेकेदारों की है। वहाँ पोकलैंड भी चल रही थी, कल मैं गया था नदी के किनारे, कल भी हम फोटो लाए, कल जेसीबी भी थी। और जो ज्यादती और गुंडागिर्दी रेत के ठेकेदार कर रहे हैं, इस पे कहीं न कहीं लगाम लगना चाहिए, ऐसा हमने एसपी साहब से अनुरोध किया। ग्वालियर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकानदार के साथ पहले मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर सोने और चांदी के सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। तिरुपति ज्वेलर्स की एक छोटी दुकान जिसमें 2 लड़के ग्राहक बन करके आए थे, कट्टा दिखा के उसके यहाँ से चांदी के जेवरात ले गए हैं। इस घटना की एफआईआर कर ली गई है और 4 टीमें हमने इसमें लगाई हैं। जो कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं, जल्दी ही सफलता हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना में आज टिड्डी दल ने हमला कर दिया। भिंड के अटैर और मेहगांव में टिड्डी दल ने हरे भरे खेतों पर हमला किया, जहां किसानों ने थाली बजाकर और मुंह से आवाजें निकालकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। ये टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ से अटेर क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर मेहगांव पहुंचा और मेहगांव से ग्वालियर दतिया की तरफ टिड्डी दल निकल गया। वहीं मुरैना में भी आज टिड्डी दल ने दोबारा हमला किया। जिले के कई इलाकों में टिड्डी दल ने किसानों के खेतों में हरी फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। फिर जिला प्रशासन और कृषि विभाग के सहयोग से टिड्डी दल को भगाया गया। घड़ियालों के संरक्षण के लिए खजुराहो के केन घड़ियाल सेंचुरी में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जो सेंचुरी की बाहरी सीमा के 200 मीटर तक लागू होगा। इस क्षेत्र में वन विभाग की अनुमति के बिना कोई भी अवैध गतिविधि नहीं की जा सकेगी। इसको लेकर इंदौर के एनजीओ के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। वहीं बैठक में सागर कमिश्नर, पन्ना और छतरपुर कलेक्टर, टाइगर रिजर्व और वन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान अधिकारियों ने सेंचुरी से लगे गाँव के प्रतिनिधियों से चर्चा भी की, जहाँ क्षेत्र के विकास, अधिग्रहित जमीन के लिए शर्त और स्थानीय प्राथमिकता समेत कई मुद्दों पर बात हुई।
केन घड़ियाल अभ्यारण्य सेंचुरी जो अपनी केन घड़ियाल खजुराहो सेंचुरी, इसकी 200 इसकी बाह्य सीमा जैसे सीमा के 200 मीटर की परिधि में मास्टर प्लान तैयार किया जाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।